हेलो। तो बच्चों, देयर इज़ द न्यू वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद हम आगे जाएंगे और उसमें बताएंगे कि ओम्स लॉ किस तरह से इफेक्टेड होता है इन दोनों चीज़ों से, और ओम्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर रिलेशन दिखाएंगे करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो सबसे पहला काम है हमें एक्सप्लेन करना है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली और ज़रूरी बात, मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, कंडक्टर है कोई भी, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और मूव कर रहे हैं, तो हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अगर इसी कंडक्टर को आप एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, इसमें एक पोटेंशियल अप्लाइड कर दें, तो हमने इसमें एक पोटेंशियल अप्लाइड किया बाय द बैटरी के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलना स्टार्ट होगी और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, और फिर यहाँ से मूव करते हुए वापस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हम पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं थर्मल वेलोसिटी, और इसको नाम देते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। दिस इज द एवरेज वैल्यू, और इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड तक। बहुत कम है, उसके बाद भी इफेक्टिव है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी आती है जब कभी पोटेंशियल अप्लाइड होते हैं, करंट फ्लो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एक रैंडम डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे की तरफ चलते हैं। थर्मल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता करंट को फ्लो कराने में। ऐसा क्यों है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी सिर्फ तब होती है जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बाद थर्मल वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन इस थर्मल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होगा करंट को फ्लो कराने में। अब आगे आते हैं, इसमें बीच में हम पढ़ते हैं एक रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, उससे पहले हमें एक पढ़ना होगा मीन फ्री पाथ क्या होता है। ये हम पढ़ के आए 11th क्लास में दोनों। मीन फ्री पाथ होता है द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द सक्सेसिव टू कॉलिजन। मतलब दो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है उसका अगर हम एवरेज निकालें, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, इसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अब इस मीन फ्री पाथ में लगने वाले टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लो ये d1 है, रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ये डिस्टेंस जो कवर की गई है, इसको कवर करने में जो टाइम लगा, इस एवरेज डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या नाम देंगे, रिलैक्सेशन टाइम नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने की बात करें तो कैसे बताएंगे। देखो, क्योंकि पूरी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो सबका रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से। हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो होगी, जैसे v हमने पढ़ा ना, एक फर्स्ट इक्वेशन v = u + at पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे vd = थर्मल वेलोसिटी u1 u2 un/n। दिस इज़ द एवरेज थर्मल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन आके बाहर τ1 τ2 τn/n। दिस इज़ द एवरेज टाइम। टोटल एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। क्यों होती है, देख लो, इन सब की डायरेक्शन आपस में रैंडम है, तो एक दूसरे के जो हम जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो vd मुझे मिलेगा सिर्फ a τ। दिस इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब बात करते हैं ए की, एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे जब पोटेंशियल लगेगा तो पोटेंशियल लगने के बाद इसमें एक फोर्स काम करती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज़ नोन एज ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना फर्स्ट चैप्टर में, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। सो क्यू की जगह यहाँ पे चार्ज क्या है, ई है, तो एफ इज इक्वल्स टू ई ई, ठीक है। यही फोर्स उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब एफ इज इक्वल्स टू ई ई और एफ इज इक्वल्स टू एम ए, दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू ई ई। सो ई विल बिकम ई ई अपॉन एम, दैट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास बन जाएगी ई ई अपॉन एम इंटू टो। दिस इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। देखो, कोई कंडक्टर है मेरे पास, ये है, इस कंडक्टर में लेट कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, स्मॉल n है। अब हमने क्या किया, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ करंट मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी मेरे पास। अगर ये टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा टी, तो डिस्टेंस आएगी वी डी डेल्टा टी। ऐसा क्यों, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कवर करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लगेंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरिया क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, देखो एरिया तो ए हो गया, एरिया इनटू लेंथ, तो इन ए वी डी डेल्टा टी कितना जाएगा, एन ई ए वी डी, एन ई नहीं आएगा, ए वी डी डेल्टा टी। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एन ए वी डी डेल्टा टी। हमें निकालने करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, अब क्योंकि हम स्मॉल चार्ज देख रहे हैं, स्मॉल करंट, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई होता है हमारे पास, हमने रखी वैल्यू एन इंटू ई अपॉन डेल्टा टी, कैपिटल एन की वैल्यू उठा के रख दीजिए, ये हो जाएगा एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई अपॉन डेल्टा टी, ये कैंसिल आउट हुआ, तो करंट आ जाएगी एन ई ए वी डी। दिस इज़ द रिलेशन ऑफ द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन होता है करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट आई जा रही है तो वो लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, मैथमेटिकली फॉर्म, तो V अपॉन आई शुड बी इक्वल्स टू आर, ये होता है। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल और करंट दोनों का रेशो आर के बराबर, मतलब कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। करंट के बारे में बात कर लेते पहले। करंट तो हम जानते हैं कितनी है, एन ई ए वी डी, ये है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे वी डी की। कितनी थी वी डी की वैल्यू, हमने निकाली थी, देखो ई अपॉन एम इंटू टू, रख दो यहाँ पे ई अपॉन एम इंटू टू, ये वैल्यू हो गई। अब आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम इंटू टो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट कर देंगे पोटेंशियल में, वी अपॉन लेंथ एल। तो यहाँ से आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल इंटू वी। हम करंट को नीचे ले आएंगे, बाकी सबको उधर ले आएंगे, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, तो वी अपॉन आई। सो वी अपॉन आई, ये एम कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट। इसका मतलब जो वी अपॉन आई का रेशो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया,
और हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब आर किसके इक्वल हुआ, आर इक्वल हो गया मेरे पास ml/n² a टो के बराबर हो गया। अगर आर का दूसरा फॉर्मूला लगा रेसिस्टिविटी के लिए ρl/a, वैल्यू पुटअप करो दोनों के बराबर, ml/ne² a टो बराबर रेसिस्टिविटी l/a, l एक कट गया तो रेसिस्टिविटी मेरे पास बच गई m/ne² टो। ये आ गई रेसिस्टिविटी। ध्यान से देखो, रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी। इसका मतलब समझो, हम कहते हैं कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम हो जाएगा तो रेसिस्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ कैन वी से दैट आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज, देन वी हैव टू एक्सप्लेन बाय दिस मेथड। आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर द रिलैक्सेशन टाइम विल ऑल्सो decrease. Due to the decreasing in the relaxation time, the resistivity is also increased. इस तरीके से बता सकते हैं कि कंडक्टर की रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ क्यों होती है। ठीक है, रेस्ट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 4 है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। इससे पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर आगे वाले पार्ट पे जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या क्या कवर किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये समझाया सब कुछ। उसके बाद हम आगे नीचे जहाँ पर हमने आपको समझाया कि वीडी का क्या रिलेशन आएगा, फिर करंट और वीडी में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हमने बताया आपको ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ को डिफ़ाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर, वो हमने किया। और बताया कि यस v/i शुड बी कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है तो r के बराबर हो गई। r के बराबर रो होता है l/a। फिर हमने इसी की हेल्प से रो भी निकाला तो पता चला रो होता है m/ne² टो। मतलब रो डिपेंड करेगा टो रिलैक्सेशन टाइम पे। जैसे किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, जिसकी वजह से उसका रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।